आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मोनिका मैनी आंटी को। मोनिका आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपको थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने आज ये सेवा दी। जब भी आप अपनी प्यारी सेवा देते हो तो आंखें भर आती हैं कि आपने फिर एक बार अपना गुणगान करने के लिए ये आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, मेरा और मेरे परिवार का, इनफैक्ट गुरु जी ने जो हमें ये परिवार दिया, उनकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, इतने अनमोल हैं, और हमारे शायद पता नहीं कौन से कर्मों का लेखा जोखा है या क्या हमने ऐसा करा है कि जो परमात्मा के रूप में गुरुजी ने जो है हमें दर्शन दिए है और हमारी जिंदगी बदल दी है। और ये मुझे ऐसे फील होता है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये पूरी संगत जो जो भी गुरुजी के पास आया है उसके लिए यही एक्सपीरियंस है कि गुरु महाराज जो महाशिव हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्होंने सबकी जिंदगियों को इतना इतना खुशहाल कर दिया है। जो भी आता है गुरुजी के पास थका टूटा आता है और महाराज उसको अपना प्यार देके, अपना आशीर्वाद देकर एकदम एनर्जाइज कर देते हैं। ऐसे ही जब हमारी गुरुजी के पास हमारी किस्मत खुली और गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, तो उनका वो शीतल शीतल रूप, उनका ऑरा इतना इतना मेस्मराइजिंग था, इतना शांत और कोमल उनका शरीर एकदम चमकता हुआ, और ऐसे फूलों की, गुलाबों की खुशबू आती थी कि ऐसे लगता था कहाँ कौन सी बगिया में हम बैठे हैं। और इतना ब्लिसफुल पर्सोना था गुरुजी का कि वो हमें पहले ही पल में हमें मेस्मराइज कर गया। जो हम इतने दुखी, टूटे हुए, परेशान आए थे, गुरुजी को देखते ही हम एकदम ऐसे जादू सा हो गया हमारे ऊपर, और हम गुरु महाराज के साथ एकदम प्यार में पड़ गए। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो हमें हुआ। और वो चीज मुझे और मेरे अंकल को पहले ही पल हो गई गुरुजी के साथ। वी आर सो थैंकफुल टू गुरुजी, क्योंकि ये भी जब तक उनकी इच्छा ना हो किसी सोल को अपने साथ जोड़ने की, तब तक ये भी आशीर्वाद नहीं मिलता। बड़ा बहुत गुरु महाराज का थैंक्स है कि उन्होंने हम भटकुओं को अपने चरणों में जगह दी। हम उस वक्त इतने ज्यादा, मैंने पहले भी कई बार संगत के साथ शेयर किया है, इसलिए नहीं कि हमें अपने जीवन के कोई दुख रोने होते हैं, नहीं, वो तो अगर वो एक एक एपिसोड बताने लगूं तो मुझे लगता है कि वो इतना डिवास्टेटिंग होगा कि कोई ना मैं बताना चाहूंगी ना आप सुनना चाहेंगे। बट हाँ, एक शॉर्ट में हम इसलिए बताते हैं कि हमारी हालत, इतनी बुरी हालत थी हमारी, और वी वर लाइक टोटली शैटर्ड, बर्बाद हो चुके थे, इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली। सब कुछ ऐसे था कि बिखर गया था। लाइफ में कुछ भी हमारा अच्छा नहीं हो रहा था, और एकदम सब सब ऐसे मैसअप हो गया था। जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी। ऐसे लगता था कि कौन सा दिन आए और हम यहाँ से जाएं, अब जो ये जीवन नहीं जिया जा रहा। एकदम कीचड़ की तरह, दलदल की तरह था। कुछ भी करना, अच्छा करने की सोचते थे, होता ही नहीं था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो, चाहे क्लोज टू क्लोज रिश्ता हो, चाहे आपके अपने आपकी कंपनी के बंदे हैं या आपके साथ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसने दगा नहीं दिया, जिसने चोट नहीं दी। अगर कोई एक आधा आके पास में आप बुरे वक्त में खड़ा भी हुआ तो उसने भी अपनी खड़े होने की कीमत मांगी। ये जिंदगी के वो सच है जो हम सब के साथ होते हैं। हम सब इन चीजों से गुजरते हैं, किसी के साथ पहले होते हैं, किसी के साथ बाद में होते हैं, बट ये होते हैं। क्यों होते हैं ये मुझे नहीं पता, कि क्यों ऐसा होता है कि इतना किसी को तकलीफ दी जाती है, बट होता है।
मगर गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने उस कीचड़ में से हमें कमल के फूल की तरह ऐसे निकाल लिया और अपने चरणों में जगह दे दी। और उसके बाद हम गुरु महाराज से पहले दिन से ही ये प्रे करते रहे कि प्रभु इतनी कृपा रखना कि बस अपने साथ जोड़े रखना, हम भटके नहीं, हम परेशान होके इधर उधर बहुत धक्के खा चुके हैं, बस अब इस जगह से हमें कहीं और नहीं जाना। एंड वी वर लकी वंस कि गुरु महाराज ने हमें वो आशीर्वाद दिया और दिया हुआ है और आगे भी ऐसे ही बना रहे। गुरुजी के साथ जब भी मैंने बात करने की कोशिश करनी तो गुरुजी ने मेरे को बस सुनते थे सारी बात, जितना भी मुझे वक्त मिलता था, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ में थी, मेरी फैमिली इतनी तकलीफ में थी कि मुझे होता था मेरे को गुरुजी को ये बताना है, मुझे ये बताना है, जबकि उनको तो सब पता था। बट वो हमेशा मुझे एक ही बात कहते थे, पूछया ना कर, मैं सब करांगा, पूछया ना कर, मैं सब करांगा। और कितनी ही बार उन्होंने अंकल को, मेरे हस्बैंड संजीव जी, उनको, मुझे, बच्चों को कितनी ही बार महाराज ने ये आशीर्वाद दिया, ब्लेस किता जा ऐश कर। ये वर्ड्स हमें सुनने में उस वक्त लगता था अच्छा, बट धीरे धीरे हमारे को ये समझ आई कि ये इन वर्ड्स की क्या पावर है। जिसको ये वर्ड्स गुरुजी ने ब्लेस कर, किता जा ऐश कर बोल दिए, मतलब अब उसको जिंदगी में किसी चीज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसको महाराज ने ब्लेस कर दिया और वो बिल्कुल लाइफ में आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। जैसे गुरुजी ने हमेशा ये कहा, सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। आप चाहे एक सत्संग बार बार सुनो, बट हर बार आपके लिए उसमें कोई नया मैसेज होगा। तो उसी कृपा को नजर रखते हुए हम जब सत्संग की सेवा मिलती है तो हमें बहुत थैंक्स हम फील करते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने कोई इतना आशीर्वाद हमें दिया है कि हम आपका गुणगान कर सकें। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुजी के पास जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहे, वी वर फॉर्चुनेट वंस कि हम उनके दर्शन कर सके। तो गुरुजी ने हमें पहले बड़े मंदिर भेजा, वहां दर्शन करवाए। उसके बाद फिर एम्पायर स्टेट गुरुजी ने हमें बुलाकर आशीर्वाद दिया, अपने पास बिठा के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब करवाना। और वो जो चाय प्रसाद, शबद कीर्तन और लंगर प्रसाद हम लोगों ने तब भी लिया, उसके बाद से भी, गुरुजी की महासमाधि के बाद से भी, आज भी महाराज का वो ब्लेस्ड प्रसाद जो है, शबद कीर्तन जो है, वो हमारे सब कष्टों का, रोगों का इलाज है। बड़ी से बड़ी चीज छोटी हो जाती है, फिनिश हो जाती है, एकदम पॉजिटिव हो जाती है जब हम महाराज के ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। सो कभी भी महाराज का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद के लिए मना ना करें। शबद कीर्तन भी जो है वो बहुत अनमोल है और उनमें एक डिवाइन पावर है गुरुजी की। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को और अंकल को जब बड़े मंदिर में सेवा के लिए भेजा, तब हम बहुत थोड़ी सी संगत होती थी। मंदिर जो है वो हर रोज नहीं खुलता था, वेरी फ्यू जो होते थे जिनको गुरुजी बोलते थे कि भाई तुम जाके ये सेवा करो। इसी तरह से महाराज ने हम पर कृपा करी और उन्होंने हमें बड़े मंदिर सेवा के लिए भेजा। तो तब हमारा रूटीन ये होता था कि हम सुबह बच्चों को छोड़ के स्कूल की बस पे, और हम 8:30 पौने 9 बड़े मंदिर पहुंचते थे, और जो भी हमें सेवा वहां बोली जाती थी वो हम करते थे, मैं और मेरे अंकल। और फिर हम 3 बजे हमें वहां से आज्ञा होती थी कि अब तुम जाओ। और हमें किसी के साथ भी कनेक्टेड रहने के लिए गुरुजी ने मना किया हुआ था। कोई किसी को फोन्स नहीं करने, किसी से बात नहीं करनी, ना अपने काम पे जाना है, ना किसी से बात करनी है, कुछ भी नहीं। और उसी ड्यूरेशन में फिर हमारे को एक दिन बड़े मंदिर से फोन आया कि गुरु महाराज की कृपा से आपको ये सेवा के साथ महाराज ने एक सेवा दी है कि हर मंडे को आपको अपने बड़े मंदिर में कुछ स्पॉट्स थे जहां पर दिया जलाना था देसी घी का। तो वो आपको सेवा महाराज ने दिया, आपने अपने ही घर से
घी वगैरह लेके आना है, दिया लेके आना है, और इस जगह पे फिर हमें बुलाया गया बड़े मंदिर, और हमें बताया गया, मेरे को और मेरे अंकल को, कि इस जगह पर आपने दिए जलाने हैं, और क्या कहते हैं, और चुपचाप बस आपने मंडे को आना है, आकर ये सेवा करनी है और चुपचाप चले जाना है। तो शुरू में तो ऐसा नहीं था कि मंडे को संगत आती थी, बट फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मंडे को भी संगत भेजनी शुरू करी अपनी माँ समाधि से पहले। बट हम दोनों चुपचाप अपनी ये सेवा करते थे और चले जाते थे। और करते करते ऐसे फिर हुआ कि महाराज की महासमाधि हो गई, फिर भी हम अपनी सेवा करते रहे। तो एक दिन मेरे अंकल ने मुझे बोला कि अब तो महासमाधि हो गई है गुरुजी की, तो अब हमें क्या करना है। तो मैंने बोला कि हमें अभी कुछ नहीं करना है, जिस दिन हमें किसी ने टोक दिया कि ये क्या है, तो उस दिन हम समझ लेंगे कि बस अब इसके आगे हमारी को आज्ञा नहीं है, हमें ना किसी को कुछ बोलना है, ना किसी से बहस करनी है। संजीव जी, हमें महाराज ने ये सेवा दी है, तो जब कोई टोकेगा तो वो हमारा आखिरी दिन होगा। और ऐसे करते करते माँ समाधि के बाद भी 1 साल तक महाराज ने, 1-1.25 साल तक हम ये करते रहे। और आज ये फर्स्ट टाइम मैं ये सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं क्यों गुरुजी करवा रहे हैं, कभी हमने किया नहीं ऐसा। और फिर 1-1.25 साल बाद एक आंटी ने, हम सेवा करके जा रहे थे मंडे को, अपने मंदिर से बाहर जा रहे थे हम दोनों, तो तब एक आंटी ने हमें बोला कि ये क्या है। तो हमने बोला जी ये सेवा दी थी गुरुजी ने। तो उनके अंकल ने उनका हाथ ऐसे जोर से दबा दिया, क्योंकि गुरुजी ने यही संस्कार सबको उस टाइम दिए थे कि किसी के साथ कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, जो कुछ हो रहा है गुरुजी की हुक्म से हो रहा है, वो कोई किसी को कुछ भी बोलेगा नहीं, करेगा नहीं। और हम लोग एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते थे, बट हाँ वो हमारे लिए एक इंडिकेशन थी कि आज महाराज ने, इसका मतलब आज इन्होंने टोका कि ये क्या है, तो अब ये बस सेवा यहीं तक थी। पर ये बात मैं आपको बताऊं कि महाराज ने वो सेवा ना, हमने उससे पहले कभी, हमने पूछा तो उन्होंने बोला आज से पहले भी कभी किसी ने की, और ना उसके बाद हमने कभी किसी को ये करते हुए देखा। बट पता नहीं हमारी जिंदगी के कौन से अंधेरे थे जिनको काटने के लिए महाराज ने हमें इतनी बड़ी सेवा दी कि हम बड़े मंदिर में दिए जला सकें, और वो अंधेरे ऐसे उजाले में परिवर्तित हुए कि जिंदगी ही रोशन कर दी गुरुजी ने। हम गुरुजी के पास आने से पहले आसमान की तरफ, घर से बाहर इतनी ज्यादा परेशानी होती थी कि हम घर से बाहर, मैं अंकल को बोलती थी प्लीज मुझे घर के बाहर जाके आसमान के नीचे खड़े होके मुझे भगवान से बात करनी है कि कहाँ हो, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, हमने क्या ऐसा गलती कर दी है कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हमारी फाइल परमानेंटली क्यों नहीं खोलते। और उसी तरह से जो है प्रार्थना करते करते एक दिन मेरे अंकल ने बजरंगबली जी को प्रार्थना करी, और उस दिन गुरु महाराज ने हमें फर्स्ट टाइम अपने पास बुलाया, अपने साक्षात दर्शन दिए परमात्मा ने। और आज हम ये है कि आज इतनी महाराज की कृपा है कि आज मैं घर के बाहर आसमान की तरफ देखकर गुरु जी को थैंक्स करती हूँ कि थैंक यू गुरु जी, आपने हमारे को अपने चरणों में जगह दी। वी लव यू सो मच, वी मिस यू। जब कोई भी हमारी सपोर्ट में नहीं था, यू आर द ओनली वन जिन्होंने, आपने हमारी बात सुनी, आपने हमें अनकंडीशनल लव दिया, और आपने हमारे को, कहते हैं ना, बुलाकर जादू की जप्फी दी। इतनी जोर से आपने हमें अपने साथ जप्फी में ले लिया कि फिर हमारा एक एक सांस जो थी ना, वो हमें नई ऊर्जा, नई लाइफ दे रही थी। और ये जप्फी में हमेशा गुरुजी, अपनी इस जादू की जप्फी में हमेशा बनाए रखना और सब पर अपनी कृपा रखना गुरुजी। हमारी एक फैक्ट्री थी, जब हम गुरुजी के पास आए तब भी मतलब वो बड़ी लॉस में चल रही थी, इधर रोहतक से पहले बहादुरगढ़ हाईवे के ऊपर। तो इट वाज अ बिग प्लांट, और वहां पर कम से कम 300-350 वर्कर्स काम करते थे। बट वो यूनिट ऐसा था कि जहां पर, मतलब वो उस वक्त, आज उस लैंड को बेचे हुए भी मेरे को 15-16 साल हो गए हैं, बट जब हम गुरुजी के पास आए तब वो उस लैंड को तब 40-45 साल हो गए थे हमारी फैमिली में। बट वहां पर काम ही नहीं चलता था, जो भी काम करते थे, जब भी जैसे भी करते थे, वो लॉस में ही जाता था।
और करते करते ऐसा हुआ कि हम भी बड़े परेशान हो गए थे, बट गुरु महाराज को तो समझ आ रही थी। उन्होंने एक दिन मेरे अंकल को पूछा कि तू की काम करता है, तो ये अपने प्लांट के बारे में, मतलब अपनी उसके बारे में बताने लग गए कि मैं ये काम करता हूँ गुरुजी, मैं ये मशीनरी मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरा ये काम है। गुरुजी ने बोला समझ नहीं आया फिर दसो। इन्होंने फिर सारा एक्सप्लेन किया, और गुरुजी ने फिर बोला नहीं समझ नहीं आया फिर दसो। और मैं इनके पीछे खड़ी खड़ी इनको बोल रही हूँ, मन बोल भी रही हूँ धीरे, गुरुजी के सामने तो क्या जोर से बोलने की हिम्मत नहीं थी, बट हाँ अपने मन ही मन बोल रही हूँ, ये क्या बोल रहे हो, जो प्लांट चलता नहीं है उसके बारे में बोली जा रहे हो, दूसरे के बारे में बताओ ना। तो बट ये इनके जो गुरुजी ने कल्याण करना होता है वो आपके दिमाग में उसी प्रॉब्लम को सामने लाते हैं। फिर इन्होंने तीसरी बारी फिर से गुरुजी को बताया। गुरुजी ने पास में एक संगत अंकल बैठे थे, उनको बोला कि समझो की कह रहे ने, तो इन्होंने फिर उनको समझाया कि मेरा ये काम है, मैं ये मशीनरी बनाता हूँ, ऐसे है। तो उन्होंने फिर गुरुजी को समझाया, गुरुजी ने फिर भी यही बोला समझ नहीं आया, ब्लेस कितना जा ऐश कर। सो दैट वाज लाइक कि जब हम घर वापस आ रहे थे, मैंने बोला संजीव जी ये प्लांट हमारा काम चलता ही नहीं है, ये लॉस में ही जाता है, ये गुरुजी को भी नहीं समझ आ रहा। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके कल्याण के दिन आ गए हैं, तभी गुरुजी आपसे पूछ रहे हैं और आप इसी के बारे में बोली जा रहे हैं, आपने दूसरे के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो कह रहे हैं मेरे तो जैसे गुरुजी की थी, वो तो मुझसे वही चीज पूछ रहे थे और मैं उसी को बता रहा था, मुझे नहीं समझ आया। गुरुजी के सामने बोलना इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज व्हाट ही वांट्स टू आस्क यू, ही वांट्स टू ब्लेस यू, तो आप वही चीज बोलते हो। और वो ही हुआ कि थोड़े दिनों बाद हमारे को गुरुजी ने ये बोला कि वहां पर लगातार शब्द कीर्तन चलाओ फैक्ट्री के अंदर। हमने फिर वहां पर पूरा टाइम शब्द कीर्तन, जितनी देर यूनिट चलता था शब्द कीर्तन शुरू होते थे, शाम को एक बारी वर्कर्स को चाय प्रसाद दिया जाता था। और उसमें फिर क्या हुआ कि ये चलता रहा, होता रहा। जो जनरल मैनेजर थे वहां पे वो बोलते थे सर वर्कर्स तो एक एक घंटा लगा देते हैं चाय प्रसाद पीने में, वो तो पूरी मस्ती में आ रहे हैं। हमने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे गुरुजी बोल रहे हैं वैसे ही होगा। और वो जगह ऐसी थी जहां पर पिछले, क्योंकि वो हमारा 40-45 साल पुराना वो था, यूनिट था, और वो कोई करीब 5-5.5 एकड़ की जगह थी हाईवे के ऊपर। तो वहां पर पिछले 40-45 साल से मीठा पानी नहीं था। तो वहां हर रोज हम लोग पानी जो है वो बाहर से बाय किया जाता था। वी यूज टू बाय वाटर, और वो हर रोज आके वहां पर फिल करके जाते थे हमारे जो टैंक्स होते थे, पीने का पानी जो होता था, क्योंकि पानी इतना खारा था। बट गुरुजी ने जब हमें ये बोला कि पहले तो उन्होंने वहां शब्द कीर्तन शुरू करवाया और वो चाय प्रसाद शुरू करवाया, उसके बाद महाराज ने ये बोला कि जहां पर तुम्हारा अभी ये पंप है इसके बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट उसमें डायरेक्शन में इसको फिर से बोरिंग कराओ। और वहां पर जब हमने बोरिंग करवाई, क्योंकि गुरुजी इज लाइक नो क्वेश्चन आस्क्ड, जो वो कह रहे हैं उसको करते जाओ, तो हमने बिल्कुल उसके डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर में फिर वहां पे बोरिंग कराई। जब हमने बोरिंग करवाई तो वो जगह ऐसी है बहादुरगढ़ में, सबको पता है आज भी वैसी होगी, बट वहां पर अगर कितने कितने फुट नीचे चले जाओ, 50-60 फुट नीचे चले जाओ, तब भी पानी नहीं आता था। बट गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि हमें 5-6 फुट के ऊपर ही जो है पानी मिल गया, और पानी मतलब मीठा पानी। इट वॉज लाइक अ बिग बिग गुरुजी का मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, कि तुम्हें जहां 40 सालों से 45 सालों से खारा पानी ही मिल रहा है, वहां देखो मैंने तुम्हारा कल्याण करना है, तुम्हारी इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। और उन्होंने वहां पर
जैसे ही मीठा पानी हमें आया, वी वर लाइक सो एक्साइटेड कि वो थैंक यू गुरुजी। और वही खुशी खुशी में फिर आप महाराज के पास जाते हो, आशीर्वाद लेते हो, और फिर वो आगे की डायरेक्शंस आपको बताते हैं कि कैसे है। दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल। उसके बाद महाराज ने काफी उसमें ऑल्टरेशंस करवाई कि इसके वाटर टैंक्स तोड़ दो, ये सब कर दो। और उसके लिए भी मतलब इट वाज नॉट इजी, बट हाँ वो चीज हुई। जैसे जैसे एक एक दिन, हर पल वो वहां पर जो जो उन्होंने हमें चेंजेस बोली हमने करी। और करते करते एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी को हमने बोला, गुरुजी ये तो मतलब प्लांट बिल्कुल भी काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल है वर्कर्स को, इतने सारों को, और इन्होंने एक यूनियन सी बना ली है। उसको हाथ लगाते हुए भी डर लगता है कि ये स्ट्राइक पे चले गए तो क्या होगा। क्योंकि पहले हम एक बारी गुरुजी के पास आने से पहले हम एक बारी बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक को फेस कर चुके थे उसी प्लांट में। तो गुरुजी ने हमें बोला कि कोई नहीं, तुसी ना भाई चिंता ना करो, कल जाओ। हम अगले दिन सुबह, जैसे हम हर रोज जाते थे, और हमारा एक्चुअली दिल नहीं करता था वहां पे प्लांट पे जाने का, बट जिस दिन हमें गुरुजी ने भेजा हम वहां गए। और रास्ते भर गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारी गाड़ी में, इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस की कोई हद नहीं। बिकॉज गुरुजी टेल्स यू कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके सिग्नल्स होते हैं, आपको अपने माइंड को बिल्कुल खाली रखना होता है कि आप उनके सिग्नल्स को समझ सको। तो हम जब वहां गए तो उसी यूनिट के अंदर, वहीं पे प्लांट के अंदर ही हमने रेजिडेंशियल एरियाज भी बनाए हुए थे, और वहां पे कोई 125 वर्कर्स जो है वहां अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। तो जब हम गए तो फर्स्ट थिंग वाज कि हमें इन वर्कर्स को यहाँ से करना है, तो निकालना है, मींस इनका रेजिडेंस यहाँ से करना है। बट हम इतना डर रहे थे, हमने बोला गुरुजी ये कैसे होगा, वो तो नहीं जाएंगे यहाँ से। गुरुजी बोले नहीं तुसी जाओ। हम गए जी, वहां पर गए, और पूरी रास्ते गाड़ी में हमारे गुरुजी की फ्रेग्रेंस। जैसे ही हम गए, हम अपने ऑफिस में पहुंचे, तो वर्कर्स का जो मेन जो काइंड ऑफ लीडर बना हुआ था, ही केम एंड ही टोल्ड कि सर हमें ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, हम ये सोच रहे हैं कि हम ना बाहर शिफ्ट कर लें, बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कत होती है। मतलब इतने सालों से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, बट क्योंकि अब गुरु महाराज की कृपा थी, उन्होंने हमें इस चीज में से निकालना था। तो हमने बोला ठीक है, हम वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर कि ये क्या हो रहा है। और आप मानेंगे कि एक हफ्ते के अंदर वो सारे वर्कर्स अपने अपने हिसाब से, उन्होंने बोला बस आप जो है ना हमारा जो किराया है वो आप हमारे को अकोमोडेट करवा देना। तो इन्होंने बोला ठीक है जो भी है। एक हफ्ते के अंदर गुरु महाराज की कृपा से वो सारे वर्कर्स वहां से चले गए अपनी फैमिलीज के साथ। सो दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेस। अब थिंग्स वेंट ऑन गोइंग लाइक दैट, और वो चलता चला गया, और वो वर्कर्स वहां से चले गए अपनी फैमिलीज के साथ। फिर भी काम पे आते रहे, काम करते रहे, जितना बहुत भी वो काम करते थे। देन गुरुजी सेड कि उनको एक टारगेट दो कि अगर तुम्हारी महीने की से फॉर, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी बनती थी, तो अगर आपकी महीने की 15 मशीनें बनती हैं तो यू जस्ट गिव देम द टारगेट कि भाई, और वो बनाते नहीं थे। दैट वाज द थिंग कि अगर हमें 15 मशीनें चाहिए, हमारे ऑर्डर्स हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमारी एलसीज आई हुई हैं, वो लोग काम ही नहीं करते थे और इतने बिगड़ चुके थे। तो गुरुजी वाज लाइक कि गिव देम जस्ट द टारगेट कि तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिर्फ 7 मशीना ਦਾ टारगेट दे दो कि हमारे को इस महीने 7 चाहिए। एंड जो ये लीडर है इसी को आगे करो, और इसको आगे करके इसको बोलो कि ये टारगेट तूने कंप्लीट करना है, कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, ना कोई जीएम बोलेगा ना कोई सुपरवाइजर बोलेगा। सो वी वर लाइक कि ये कैसे करें। इट वाज वेरी हार्ड, बट यस फॉर श्योर उस वक्त जब गुरुजी कुछ करवाते हैं तो वो उनकी डायरेक्शन से ही हो रहा होता है, और उसमें कोई इफ एंड बट तो हो ही नहीं सकता। तो वही हमने उसको बोला कि हमने कहा हमारी एलसी आई हुई है, हमें ये तुझे पता है, और ये 7 मशीनें तो जानी बहुत जरूरी हैं। और हमने उसको महीने का टारगेट दिया जैसे गुरुजी ने बोला था, और हमारे को 12वें दिन फोन आ गया
मेरे अंकल को कि सर मैंने जो है देखो 12 दिन में 7 मशीनें बना दी। एंड इट इज लॉट इट वाज लाइक रियली, मतलब एक महीने में अगर हम भी बनाना चाहें तो नहीं बन सकती, मतलब 15 दिन में बन सकती हैं 7 मशीनें, तूने 12 दिन में बना दी। एंड वी वर लाइक लुकिंग एट गुरुजी कि व्हाट नेक्स्ट। एंड देन ही वाज लाइक पैक अप, बिकॉज ही शोड अस कि प्रॉब्लम तुम्हारे जीएम्स में नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जीएम्स में कमी नहीं है, प्रॉब्लम इज कि तुम्हारे वर्कर्स। एंड वी वर लाइक टोल्ड कि इनको 2 दिनों के अंदर सबको हिसाब दे दो, किसी का एक पैसा नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, एक्स्ट्रा दो जो भी करना है, बट पैक अप द यूनिट। इस तरह से गुरु महाराज ने हमारा वो यूनिट जो एकदम लॉस में जा रहा था वो उन्होंने हमें दिखाया। और हमने उनको फिर बोला कि देखो ऐसा है, हमारी तो एलसीज खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, नई बात बन रही, कस्टमर ने मना कर दिया, बहुत नुकसान, जो भी जैसे भी गुरुजी ने हमसे करवाया करा, और हमने वो यूनिट अपना पैकअप किया। और उन लोगों के पास कोई आंसर नहीं था, बिकॉज दे ऑल्सो केम टू नो कि हाँ हम बदमाशी कर रहे थे, और कोई 2-4 दिन से नहीं कर रहे थे, हम पिछले 2-2.5 साल से ऐश कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे और इनका बेवकूफ बना रहे थे। सो दिस वॉज लाइक गोइंग ऑन, एंड गुरुजी मेड इट पॉसिबल कि वो प्लांट बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो वर्कर्स सारे वहां से चले गए। और उस लैंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसके ऊपर केस चल रहा था, गवर्नमेंट ने, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था, सेक्शन 4 और 9, दैट इज लाइक कि वो पूरा एरिया जो है हाईवे का, वो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हमें ये सारा एरिया चाहिए आगे की जो हाईवे के साथ लग रहा है। और उसमें आप ये समझो कि हमारा 1/4 ऑफ आर फैक्ट्री जो उसका माथा है वो सारा ही जा रहा था। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। मतलब वो लैंड एक ऐसी थी कि बेचारी इतनी प्राइम लैंड थी, बट उसके अंदर कोई गुण नहीं थे, कोई, मतलब इतना उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी ने फिर हमारे को वहां भेजा, चंडीगढ़ भेजा। वी वर लाइक गुरुजी ये मतलब लैंड चली जाएगी, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अब ये लैंड चली जाएगी, ब्लैंकेट लग गया अब इसके ऊपर, और केस करने के लिए सोच रहे हैं तो वकील जो है वो कुछ हाथ पल्ले नहीं डाल रहा। फिर भी केस डाला, सब कुछ किया, और हमारी ही लैंड के साथ वाली लैंड जो थी वो पाले बिस्किट वालों की थी, दूसरी तरफ सिल्वेनिया लक्ष्मण वालों की थी। वो सारे लोग, हम सब परेशान थे। तो गुरुजी ने बोला तुसी कुछ नहीं करना, तुसी अपना वकील जो कर रहे हो करो, तो तुम इस डिपार्टमेंट में जाकर चंडीगढ़ और इनको मिलो, जो क्या कहते हैं ना, जो चीफ टाउन प्लानर है उन्होंने जाके मिलो। नॉट बाय द नेम ही सेड बाय द डेजिग्नेशन कि तुसी जाके चीफ टाउन प्लानर नु मिलो। और हम दोनों जो है गुरु महाराज की कृपा से हम दोनों अपना ट्रेन में गए, सुबह दोपहर को पहुंचे, और हम चीफ टाउन प्लानर जी के ऑफिस में जाके खड़े हो गए। और जब वहां हम गए, उनकी पीए से हमने बात करी, तो देवर शी सेड आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? हमने बोला नहीं, हमने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, तो हमें तो पता नहीं। और एक्चुअली हमें कोई ज्ञान भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट गुरुजी के उसमें हम चलते चले जा रहे थे। एंड वहां जब उसने फिर हमें बिठाया, इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और वहां बिठाया, और आधे घंटे बाद उन्होंने चीफ टाउन प्लानर ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। और उनके वहां पे काफी लोग बैठे हुए थे, आई डोंट नो उनके स्टाफ के थे या कौन था, बट वेरी सीनियर पीपल, बाय फेस यू कैन रीड के some high officials are sitting there. So he asked, उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हो, कोई रेफरेंस है? तो हमने बोला जी कि हमें तो हमारे गुरुजी ने बोला कि हमारे लैंड की प्रॉब्लम है, और हमें तो हमारे गुरुजी ने बोला कि जाके सीटीपी के ऑफिस में उनसे मिलो। तो मैंने ऐसे गुरुजी का छोटा सा लॉकेट पहना हुआ था, तो मैंने ऐसे बस अपने हाथ से वो लॉकेट ऊपर किया, एंड ही सेड कि अच्छा ठीक है। और उन्होंने फिर जो वो सब बैठे थे उनको बोला कि प्लीज मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं इनको देखता हूँ। फिर उन्होंने हमें बिठाया,
मतलब चीफ टाउन प्लानर इज लाइक नेक्स्ट टू द सीएम. हरियाणा के चीफ टाउन प्लानर इज नॉट अ स्मॉल थिंग. बट गुरु महाराज की कृपा, उन्होंने हमें बिठाया, बिठा के फिर उन्होंने पूछा आप किसके रेफरेंस से आए हो. हमने बोला जी नहीं, हम किसी के रेफरेंस से नहीं आया, हमें तो हमारे गुरुजी ने बोला है कि आपको जाके मिले, हमारी ये लैंड है और बस इसके बारे में बात करनी है, और वो गवर्नमेंट ने उसमें कर लिया है. तो एंड आई वाज लाइक एक्चुअली इन टीयर्स, आई स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड कि सर ये तो एक बिजनेसमैन की पगड़ी होती है, आप मतलब अब आप देख लो आपने इसको कैसे करना है. तो ही सेड कि आप रो क्यों रहे हो, जब आपको अपने गुरु महाराज पर इतना विश्वास है और उनके कहने पर आप यहाँ आए हो तो वो आपका काम कराएंगे ही कराएंगे. दीज वर हिज वर्ड्स. ये नहीं था कि वो गुरुजी को जानते थे या वो गुरुजी की संगत थे या कुछ भी था, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था. बट ये गुरुजी का आशीर्वाद था जो उन्होंने हमें पावर देके भेजी थी. हम वहां बैठे, उन्होंने खुद हमसे एप्लीकेशन लिखवाई कि तुम ये एप्लीकेशन अपनी लिखो, और उन्होंने उसको खुद अपने पीए से कह के और उसको रजिस्टर करवा के अपने नीचे जो उनका ऑफिसर था उसको बोला कि जाकर इनकी लैंड की सर्वे करके आओ. तो दिस वाज फॉर दैट डे. हम लोग करके वापस आ गए, महाराज को मत्था टेका कि थैंक यू गुरुजी. गुरुजी ने बोला शांति से बैठ जाओ. उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने हमारे को डुगरी दर्शन के लिए भेजा. तब डुगरी मंदिर वाज नॉट देयर. वो गुरु महाराज का जो बर्थ लैंड है, हम वहां गए. वो गांव में संगत थी, उनसे हम मिले. फॉर श्योर गुरुजी की फैमिली का घर था, वहां पर भी हम गए. सबसे पहले वहीं गए, उन्होंने ही हमें फिर आगे भेजा कि आप यहाँ चले जाओ. हम वहाँ डुगरी में जो और मतलब गांव के लोग थे, उनसे जैसे रास्ते में जाते जाते बात हो रही थी, तो वो लोग अपना अपना गुरुजी का गुणगान कर रहे थे. सो वी वर लाइक सो ब्लेस्ड. बट वहां से हमारे को कोई भी गुरुजी ने मिट्टी या पत्थर उठाने के लिए मना किया कि नहीं, कुछ नहीं, बस तुसी दर्शन करके आ जाओ. और फिर वहां गुरुजी की फैमिली ने हमें लंगर प्रसाद करवाया. और मुझे आज भी याद है कि उसमें ग्रीन वाली दाल जो होती है और गाजर मटर की सब्जी, दैट वाज लाइक ऑल थैंक्स टू गुरुजी एंड हिज फैमिली कि उन्होंने हमें इतने प्यार से लंगर करवाया. और वो करके फिर वहां से हम जलंधर गए. हम जलंधर मंदिर जब गए और दर्शन करके और हम आ गए होटल, रात को रुके, तो रात को जो सीटीपी हैं उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि मिसेस मैनी, जो मेरे हाथ में था वो मैंने आपका काम कर दिया, मैंने अपनी तरफ से सारी क्लियरेंस कर दी, अब आगे कोर्ट के हाथ में है वो क्या डिसीजन लेते हैं. दिस वॉज लाइक कि कोई भी इंसान इतनी बड़ी पोजीशन में जहां करोड़ों की गेम चल रही होती है, वहां वो क्यों हमारे लिए करेंगे. और फिर वो मुझे फोन करके बताएंगे, हम इतनी बड़ी औकात ही नहीं है, हमारी तो बिल्कुल मिट्टी है. और उस वक्त तो जो हमारी हालत थी, तो हमारे पास तो एक एक रुपया हम जो है ऐसे संकोच के खर्चते थे. पर हाँ, ये महाराज की कृपा थी कि उन्होंने हमारे को वो जो है ना बिल्कुल उजड़ी हुई बगिया में से कुछ उन्होंने हमें फूल खिला के देने थे. तो उन्होंने जब ये बात बोली और हम तो आंखों में आंसू, रोई जाए रोई जाए रोई जाए. अगले दिन हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच के महाराज के दर्शन किए. सो कुछ भी नहीं, गुरुजी वाज ओके, बैठ जाओ. तो शांति से फिर बस लाइक इट वाज गोइंग ऑन, केस हो रहा था, कर रहे थे. उसके बाद क्या हुआ कि केस के लिए जब हम अपने वकील के पास जाते थे, तो क्या कहते हैं, वो हमारे को बात ही नहीं करता था. ही वो यूज्ड टू से अभी कुछ नहीं हो सकता जी, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ, डेटें पढ़ रही हैं, करते करते आगे 2-2.5 साल आगे डेटें पढ़ती गई, कुछ भी नहीं था. एंड वी यूज्ड टू बी लाइक कि पता नहीं गुरुजी ने जो कराना था वो तो उन्होंने करवा दिया, बट अब आगे क्या होगा इसका कुछ समझ नहीं आ रहा. वर्कर्स की ग्रिप से निकले, लॉस में से निकले, यूनिट बंद किया तो यहाँ फंस गए. बट गुरुजी को पता होता है कि उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है. तो अब
गुरुजी ने जैसे जैसे डायरेक्शंस दिखाई थी वो करते गए। और फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारे वकील का हमें फोन आया कि नहीं सॉरी, उसके बाद क्या हुआ कि महाराज की जब महासमाधि हो गई तो वैसे ही हम लोग बहुत अपसेट हो गए कि ये क्या हो गया और कैसे है। बट फिर वही था कि महाराज के पास ही हर चीज का इलाज है, और हमारी डिवोशन और हमारा उनके ऊपर जो विश्वास है वो इतना अटूट, महाराज ऑलरेडी बॉन्डिंग बना के गए कि हमें फिर भी कोई डाउट नहीं था कि हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी या कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से करते करते जब टाइम निकल गया तो एक दिन पता नहीं पाठ करते करते गुरुजी ने बोला कि अपनी फाइल काट। तो मैं उदी फाइल कार्ड मैंने इनको बोला, मैंने बोला संजीव जी, गुरुजी बोल रहे हैं कि फाइल कार्ड मैं पाठ कर रही थी। तो कह रहे हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ नहीं है, वो वकील तो सुनता नहीं है, उसको फोन किया है मैंने कितनी बारी, जाके भी मिला हूं। मैंने बोला नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं पाठ करते हुए तो मुझे तो फाइल कार्ड और मेरे को तो जाना है चंडीगढ़। अब हमने वो फाइल उसी वक्त निकाली। अगले दिन सुबह हम चंडीगढ़ गए। जब हम वहां बैठे, जो वकील पिछले 3-4 और बड़े सीनियर वकील हैं वो इसके हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, उनको जब हम उस दिन जाके मिले तो वो हमसे वहां जाके हम बैठे और उन्होंने बोला कि वो बैठ के हमारी फाइल देख रहे हैं और कह रहे हैं इसकी फाइल की बात तो बाद में करूंगा। पर पता नहीं संजीव जी, पिछले ना 15 दिन से, मैं तो जैन हूँ, मैं तो मंदिर में ऐसे नहीं जाता, बट मैं पिछले 15 दिन से लगातार हर रोज मंदिर जा रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ा रहा हूँ। और जब मैं उनके ऊपर जल चढ़ाता हूँ तो मेरे को अपने अंदर ऐसे फील होता है कि मेरे अंदर कोई अमृत बह रहा है। मुझे ऐसे फील होता है मेरे अंदर कोई अमृत बह रहा है। अब वो बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ओह माय गॉड, ये तो गुरुजी की कृपा चल रही है। और वो करते करते उन्होंने हमारे से और भी बहुत सी चीजें सत्संग की, मतलब सत्संग मीन्स के परमात्मा के बारे में कि उनको क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं पिछले 15 दिन से, वो कैसे उनको मतलब फील हो रहा है कि कोई डिवाइन पावर उनके साथ चल रही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बस हमारी फाइल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि आपका ना केस फिर से ओपन हो गया है, जो पिछले 2-2.5 सालों से बंद पड़ा था, फिर से फाइल मूव होनी शुरू हो गई है। तो अब मुझे लगता है कि देखते हैं क्या होता है, बट आपको तो नहीं मिलने वाली लैंड फॉर श्योर, सारों की जाएगी तो आपकी भी जाएगी। हमने बोला ठीक है, जो भी है, जैसे महाराज की इच्छा वही होगा, हम इस चीज में कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट उस दिन उन्होंने हमारी बात सुनी, हमसे 2-2.5 घंटे बात करी, और करी बात सिर्फ कि मेरे अंदर अमृत बह रहा है और मुझे कोई डिवाइन पावर हो रही है फील, मुझे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। और उसके तीसरे दिन उनका फोन आया कि ऐसा है कि अब आपका केस हर रोज डेली बेसिस पे लगेगा, हर रोज आपका केस सुना जाएगा, तो आप जो है ना अब तैयार रहो, किसी भी दिन न्यूज आएगी। बट ही वॉज नेगेटिव फॉर अस। फिर एवरी टाइम ही वॉज सेइंग कि नहीं, आपका काम नहीं हो सकता, आपको, क्योंकि किसी का भी नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं पार्ले वाले, सूर्य रोशनी वाले, उनकी आपसे भी बड़ी बड़ी 50-50 एकड़ की लैंड है, आपका तो फिर 2-2.5 एकड़ जा रहा है, उनका तो 30-30 एकड़ जा रहा है। तो वो तो आप भूल ही जाओ। तो हम तो एक तरह से बिल्कुल वो समझ बैठे थे कि हाँ नहीं, इसमें नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा, बट हमें दुख नहीं करना, जो भी होगा वो गुरुजी का ही आशीर्वाद होगा। और करते करते फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दिन रात को, हफ्ते बाद उन्होंने हमें रात को फोन किया, कोई 11-11:30 बजे, कि मुझे आपकी रातों रात फैक्ट्री की इस तरीके से ये चीजों की फोटोग्राफ्स चाहिए, ये चाहिए। और वो भी गुरुजी ने ही सारा कराया कि संगत में ये एक अंकल, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने अपने कैमरामैन भेजे, सब कुछ करे, क्योंकि रात को 11:30 बजे, ठंड का टाइम, कहाँ से, दिसंबर का महीना था, तो वो उन्होंने सारे भेजे। वो जो फोटोज थी वो सारी करवा के डेवलप हुई, रातों रात सुबह पहुंची, सुबह पूरे 11 बजे कोर्ट में उनके हाथ में थी। और जब वहां पर उन्होंने वहां जो भी प्रेजेंट करना था केस, और वो बार बार हमें बुला रहे थे कि आप भी आ जाओ, क्योंकि जो भी हो आपके सामने हो, फिर कल को आप मुझे मत कहना। तो हम नहीं गए, हमने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, जो भी है वो गुरुजी देख रहे हैं, उन्हीं की कृपा चल रही है शुरू से इसके ऊपर, तो हम इसके
इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फिर उनका हमें दोपहर को फोन आया कि ऐसा है, जज ने बोला है कि सारे जो हैं वो रेमिटेंस लेने के लिए मान गए हैं, और कुछ एक जो बड़े वाले हैं वो नहीं मान रहे हैं, बट आपकी पार्टी बहुत छोटी है, आप इनको बोलो जो गवर्नमेंट से मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो ये इतने से भी जाएंगे। आज अगर उन्होंने नहीं फैसला किया तो रेमिटेंस के लिए हानि करी तो फिर उनको ये भी नहीं मिलेगा। तो हमारे वकील ने हमें फोन किया, बट हमने बोला नहीं, हमें वो कहते हैं आप आ जाओ, जज ने बोला है आप कल अपने क्लाइंट को बुला लो और एक बारी उनसे फिर सोचने को बोल दो, और वो कल आके यहाँ फाइनल डिसीजन दे दें। तो उन्होंने फिर हमें बोला, हमने बोला नहीं सॉरी, हम नहीं आएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो है हमारे महाराज करेंगे, हम अपने गुरुजी की शरण में यहाँ बैठे हैं और हम बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगले दिन भी उन्होंने फिर हमें लास्ट टाइम बोला कि ये अब फाइनल वर्डिक्ट आने वाली है, आप मान जाओ, नहीं तो ये रेमिटेंस भी नहीं मिलेगी, जो 8-10 लाख मिलना है वो भी नहीं मिले। बोला, हमने बोला नहीं सॉरी, हमें नहीं, जो होगा गुरुजी करेंगे। तो अब उन्होंने आधे घंटे बाद, मतलब उसके बाद उन्होंने 2 घंटे बाद हमें फोन किया, और हम कहीं पर खड़े हुए थे, और जैसे ही हम, जैसे आप कहीं किसी ऑफिस में खड़े हो और हम भी किसी काम से किसी ऑफिस में गए थे, तो वहां से सामने से हमें अपनी गुरुजी की संगत नजर आई, और वो हेलो हेलो हुई, और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई, और जैसे ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई उधर से हमारे वकील का फोन आ गया। एंड वी वर एक्चुअली इन माइंड वेटिंग कि अब तो कुछ भी बोलेंगे ये किसी भी टाइम, जब वो 2 घंटे पहले उन्होंने बोला फाइनल वर्डिक्ट। और जैसे ही उनका फोन आया, हमने फोन उठाया, और इधर से गुरुजी की संगत, गुरुजी की फ्रेग्रेंस, वी वर लाइक मैड, क्या हो क्या रहा है। बट उन्होंने फोन करके बात करी, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि सब कुछ नेगेटिव चलता जा रहा था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, बट आई डोंट नो कैसे 2 घंटे पहले तो जज बोल के गया है कि मैं लंच पे जा रहा हूँ और ये सब नेगेटिव है, बट अब जो है ना, जब उन्होंने वर्डिक्ट दी है तो आपका केस एडमिट हो गया। तो हमने सोचा अच्छा एडमिट हो गया, ओके ठीक है, मींस के भाई हमारी फेवर में तो नहीं हुआ, क्योंकि मतलब हमें ऐसा फील हुआ, क्योंकि हमें तो लीगल लैंग्वेज नहीं आती क्या मतलब है। हमने कहा जी कोई बात नहीं, जो गुरुजी की इच्छा है, जो परमात्मा चाहता है, अब अगर कोई चीज हमारी नहीं है तो नहीं है। तो उन्होंने मेरे अंकल को बोला, मिस्टर मैनी, एडमिट का मतलब होता है कि आपका लैंड उन्होंने छोड़ दिया है, यू हैव वन द केस। एंड वी वर लाइक क्राइंग, पागलों की तरह, हमारा तो आंखों में से आंसू ना बंद हो कि ये क्या बोल क्या रहे हो, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, इतने सब के बाद, वो एक लैंड ही हमारे पास था जो हमारे को कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आता था। बट यूनिट भी खत्म हो गया, फैक्ट्री भी बंद हो गई, अब लैंड भी चला जाएगा तो बिल्कुल ही बर्बादी वाली बात है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो हमने बोला ओ माय गॉड, हम पागलों की तरह, और महाराज को बस अपने अंतर मन में ही ढूंढ रहे थे, बिकॉज तब तक तो महाराज महासमाधि ले चुके थे। और वो हमारा केस गुरुजी ने हमें वन करवाया, और वो लैंड हमें मिली। उसके बाद फिर आप आज भी अगर उस लैंड का आप उसकी वर्डिक्ट पढ़ते हो तो वो 100 पेज की वर्डिक्ट है, वो 100 पेज के अंदर हर एक लाइन में है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बट फॉर द लास्ट 4 लाइन्स जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये सारा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ जो है इस आदमी का, संजीव मैनी का, इस कंपनी का जो ये लैंड है, ये गवर्नमेंट को नहीं चाहिए है। मतलब पूरे 100 पेजों में से लास्ट की 4 लाइनों में गुरुजी ने अपनी कृपा ऐसी जोरदार रखी कि लास्ट 4 लाइनों में ही सिर्फ हमारा लैंड जो है उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें बाकी सारे एरिया के लैंड चाहिए, बट सिर्फ एक यही नहीं चाहिए। सो ये गुरु महाराज की कृपा है, और वो दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वो हमारी लाइफलाइन था। उसको फिर जब हमने बेचा करा, वो भी एक अलग सत्संग है, फिर वो पैसा प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज हुआ।
तो वो महाराज की अपनी कृपा होती है। बट द थिंग इज कि जो 40-45 साल पुराना लैंड था उस वक्त, उसमें ना मीठा पानी आता था, ना वहां कोई प्रोजेक्ट चलता था, हर चीज में वहां नेगेटिविटी थी। तो गुरुजी ने कैसे वो वहां से कुआं खुदवाया, मीठा पानी निकलवाया, और उसके बाद जो उन्होंने उसका उद्धार किया स्टेप बाय स्टेप। सो और इस सत्संग को सुनने के बाद, ये सत्संग जब पूरा कंप्लीट हुआ, तब हमने ये सत्संग शेयर किया हमारे गुड़गांव का जो एनुअल सत्संग होता है वहां पर हमने शेयर किया था। और वो सत्संग सुनने के बाद हमारी ही संगत में, आप सब शायद जानते भी होंगे, आशीष ओबराय करके अंकल हैं जो कि गुड़गांव से है। उनकी फादर की लैंड की ऐसे ही प्रॉब्लम बड़ी पुरानी चल रही थी, और जब गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने हमारा ये सत्संग, जैसे आज मैंने किया ऐसे ही उस दिन भी हमने किया था ये सत्संग, तो वो सत्संग सुन के उनकी भी गुरुजी ने वैसे ही प्रॉब्लम्स करके उनको अभी वो डिस्प्यूटेड लैंड का उनको भी वैसे ही ब्लेसिंग्स दी, उनका भी वही काम करवाया, क्लियर करवाया, फिर उसको बिकवाया, और फिर वो पैसा जो है फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज हुआ। सो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस एवरीवन। सो ईच एंड एवरी सत्संग, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस इज सो डिवाइन। और उनका मतलब जैसे हम बाकी कहीं जाते हैं तो हमें हवन कीर्तन बोला जाता है, हमारे को ये हवन कर लो, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, बट गुरु महाराज का ब्लेस करने का तरीका है कि आप अपने सत्संग शेयर करो, बिकॉज यू नेवर नो। मैं यहाँ बैठी हूँ कनाडा में, मुझे नहीं पता आज बड़े मंदिर के इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ये सत्संग करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं, किस किस का कल्याण करवा रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं महाराज हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम लोगों की लाइफ जो है वो इतनी जरूरतें हैं हमारी, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज लाइफ है कि महाराज ही उसको ठीक कर पाते हैं और उन जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। इसलिए मेरा और मेरे अंकल का तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मानना है कि इबादत कर नाल ही गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। सिर्फ महाराज का शुक्राना और उनको इबादत, बस उससे आगे हम ना कुछ कर सकते हैं। और उनका जो ये अनकंडीशनल लव है, इतना प्यार है, वो तो मतलब उसका तो क्या ही बखान करें, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। एक मैं सत्संग बताऊंगी मेरी बिटिया का। बिटिया जो है अभी एमडी कर रही है, महाराज की आशीर्वाद से मेडिसिन कर रही है। और अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है कि वो अपना एकेडमिक्स का लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उनका, कि जो आपको अपने ही लैपटॉप से देना होता है, और आप किसी का लैपटॉप नहीं यूज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो आपको हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल में आपको 3 पेशेंट्स दिए जाते हैं, उनको आपको एग्जामिन करके और अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ क्वेश्चन एराज होते हैं उनको आपको करना होता है, क्योंकि वो दिस इज द वे इट इज डिफाइंड, यू नो। और रात को उसने, वो हॉस्टल में थी, और रात को उसने मेरे से बात करी, दिसंबर की बात है ये, अभी जो पीछे 2022 दिसंबर। और मैंने उसको बोला बेटे सारी तैयारी होगी? हाँ जी मम्मा, लैपटॉप चार्ज है, सब कुछ चार्ज है, आपने वो जो उन्होंने अपलोड करने के लिए कहा वो कर लिया? हाँ जी सब कुछ कर लिया, सब कुछ तैयारी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। एंड सुबह उसका 8:30 बजे का एग्जाम था, और उसको 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था। वो निकल गई, मेरे से बात हुई, सब कुछ पूछा, रख लिया ये सारा सामान, सब कुछ रख लिया मम्मा, सब कुछ हो गया। और वो 7 बजे वहां पर पहुंच गई। वहां पहुंच के उनके जो भी सिस्टम्स होते हैं, आपको रजिस्टर करना है, ये करना है, जो भी है वो सब कुछ हो रहा है। बट जब उसका टाइम आया कि उसका लैपटॉप, उन्होंने बोला कि आपका लैपटॉप कहाँ है, तो शी वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरा तो लैपटॉप, मैं तो लैपटॉप ही नहीं लाई। और लैपटॉप नहीं लाए तो उन्होंने बोला कि आपको तो हम किसी और का लैपटॉप दे ही नहीं सकते, ना हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द प्रोटोकॉल कि आपको अपने लैपटॉप से ही करना है। तो अगर आप उस वक्त शायद 8:05 हुए थे, तो शी सेड कि मम्मा 8:05 में उन्होंने बोला कि अगर आप 8:25 तक यहाँ पर वापस नहीं पहुंचते तो हम आपको 8:30 का एग्जाम नहीं देने देंगे, और आप जो है
आपको एंट्री नहीं दे सकते, और फिर आपको ये एग्जाम 3 महीने बाद आपकी बारी आएगी, बीच में कोई आपको टाइम नहीं मिल सकता. सो दैट वाज लाइक लूजिंग so many months. और उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपने इस प्रोग्राम में. तो शी वॉज लाइक कि मम्मा मैंने तो बस गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी आई डोंट नो ये क्या है, मैं कैसे पहुंचूंगी. संडे के दिन ये एग्जाम हो रहा है, संडे को वहां कोई बसेस या कुछ नहीं होता, और आई डोंट नो कैसे पॉसिबल होगा, बट आप प्लीज मेरे साथ चलो. एंड शी सेड कि आई जस्ट रैन टुवर्ड्स द गेट. वहां पहुंची, वहां से मेरा रूम जो है वो 10 मिनट है, बट जैसे ही मैं मेन गेट पे पहुंची हॉस्पिटल के, वहां पर एक बस वॉज वेटिंग देयर, और उस बस के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वन वेरी स्माइलिंग स्मार्ट ड्राइवर, और बहुत ही सुंदर से. और वो जो है ना, उन्होंने मेरे को बोला कमन 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 कमन, चलो चलो चलो. एंड कहाँ जाना है? तो शी सेड कि मेरे को, मेरा ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को ये साथ में पार्क रिजॉर्ट, वो पार्क जो बिल्डिंग है वहां पे जाना है. तो उन्होंने बोला कि ओके ओके, और वो बस वहां लेके और इसके वहां रूम के बाहर गए. ही वेटेड देयर for her. She went to the room, took her laptop, came back, और वहां से फिर बस यू टर्न करके खड़ी की हुई, और इसको इसके स्कूल के, अपना हॉस्पिटल के गेट पे फिर वापस छोड़ के गए. एंड शी वॉज डॉट देयर एट 8:22, विच इज नॉट पॉसिबल. मतलब वो इतना बड़ा उसका हॉस्पिटल का कैंपस है, वहां से कोई भी बच्चा, कितना भी एथलीट क्यों ना हो, और जब वो नर्वस है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता. और संडे के दिन वहां कोई बसेस नहीं चलती, कुछ नहीं चलती. दैट वाज, द बस वाज देयर विद द ड्राइवर, एंड ही टुक हर, ही केम बैक. मतलब वो, और उसमें कोई पैसेंजर ही नहीं है. एंड दिस इज हाउ गुरुजी टेक्स केयर. शी सेड माँ, अगर ये नहीं होता, गुरु महाराज उस दिन नहीं मेरे को संभालते, नहीं करते, तो मैं 3 महीने आगे हो जाता, और मैं पता नहीं फिर मेरा क्या होता. सो दिस इज हाउ गुरुजी टेक्स केयर, कि वो आपको इतना इतना आपकी हर चीज का ध्यान करते हैं, और आपको खुशी, आपको सक्सेस देने के लिए वो अपने आप को कितनी तकलीफ में भी कई बार डाल लेते हैं. ऐसे ही जब ये अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा परेशान थी. एंड शी वाज लाइक कि मेरे को इतनी लो फीलिंग हो रही है, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स टू हार्ड एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो, आई एम मिसिंग फैमिली, और यहाँ पे इतना सब हार्ड वर्क है, तो मुझसे समझ नहीं आ रही. तो बस एक माँ के नाते मैं महाराज के पास आई, जब जोत जलाई, महाराज को प्रे किया कि गुरुजी बस इतना ध्यान रखना कि उसको ना आप जाके एक ब्रदर की तरह ना उसको जोर से एक हगी दे दो. उसको, वो उसे ऐसे लग रहा है, उसने मुझे वर्ड्स बोले कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे बड़ी घबराहट है. तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज उसको अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, और एक ब्रदर की, भाई की तरह ना आप उसको एक जोर से जप्फी दे दो. और कोई घंटे सवा घंटे बाद इसका मुझे फोन आया, और इसने मुझे बोला कि मम्मा. मैंने कहा हाँ. कहती बड़ी अजीब बात हुई मम्मा. मैंने कहा क्या हुआ? कहती माँ, वो स्कॉट जो है ना, क्योंकि वहां मेडिकल स्कूल में ना क्या होता है, सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हैं. इट इज नॉट कि आप अकेले हो गए हो, कि किसी ने कोई आपको पूछ नहीं रहा. इट इज बिकॉज वो बेसिक नीड है, सब अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता. तो इसलिए हर बच्चा ही शायद इस एक्सपीरियंस से जाता होगा, बट इसका was like कि she was literally in pain, कि मेरे को बहुत अकेलापन फील हो रहा है. तो she said कि माँ अभी पता नहीं, बड़ा कुछ अजीब सा हुआ. मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि पिछले 2 साल से मेरा क्लासमेट है स्कॉट, और वो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट अभी वो आया मेरे पास अपनी फियांसी के साथ, और उसने आके मेरे को आउट ऑफ नोवेयर वो आया, और उसने मेरे को ऐसे साइड से हग किया, और उसने बोला विधि यू आर लाइक माई लिटिल सिस्टर, सो अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू फील लोनली, आई एम देयर, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी हियर विद यू. और उसके बाद दिस इज हाउ गुरुजी इज लाइक, ही टेल्स कि ही इज लिसनिंग टू यू, ही इज विद यू. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये हमारी लाइफ के लिए इतनी
इम्पोर्टेंट होती हैं कि सुनने में शायद छोटी लगे, बट जब आप इस चीज से निकल रहे होते हो और गुरुजी जब आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी लाइक लाइफ सेविंग पिल होती है, जैसे कि महाराज ने इतना आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद वो बच्चा स्कॉट और उसकी फियांसी, गुरुजी ने उनको विधि के साथ, जबकि बहुत अच्छे क्लासमेट्स हैं, सब कुछ है, बट वो एक जो ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग, उनको उसको वो फीलिंग जो मैंने उनसे अरदास की थी वो फीलिंग उसको दी। और वो अगले 2.5 महीने तक वो दोनों, स्कॉट और उसकी फियांसी, वो जहां पे भी जाते, जो भी, चाहे लंच पे या डिनर पे या कहीं वीकेंड पे, तो वो विधि को साथ लेके जाते। जबकि इसको बड़ा अजीब लगता था कि नहीं मैं तुम दोनों के साथ क्यों जाऊं, तुम अपना थोड़ा सा टाइम मिला स्पेंड करो, बट दे ही केप्ट ऑन टेलिंग हर, विधि यू आर माई लिटिल सिस्टर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड दोनों ने इतना प्यार दिया, और आज भी गुरुजी की कृपा से वो बच्चा इसको काफी यू नो बूस्ट अप रखता है इसको कि भाई हाँ। तो दिस इज लाइक कि छोटी छोटी चीजें महाराज जो है ना बच्चों को भी, देन आई टोल्ड हर कि विधि दिस इज द वे आई प्रेड टू गुरुजी के गुरुजी उसको आप भाई की तरह जो है ना, आप उसको प्लीज जाकर एक जोर से हग्गी दे दो, और देख गुरु महाराज ने तेरे को वहां पर अपना आशीर्वाद दिलवाया है और अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सो दिस इज हाउ गुरुजी कनेक्ट्स सोल टू सोल। कैसे वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ, हर चीज सुन रहा हूँ। अंकल शुड आई, हेलो? आंटी जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप सत्संग और शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, चलिए आज एक मैं आपको सत्संग, जैसे कई बारी सब संगत में सुना है कि जब हमारे बेटे को, प्रांशु को प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था हमारी पीआर जो कनाडा की थी, जो कि गुरुजी की ब्लेस्ड पीआर है। वो मैं आज जरूर सबको शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज मैं गुरुजी को फिजिकली जब गुरुजी रहे तो मैं उनको हमेशा ये बोलती थी कि गुरुजी मैनू अपने बच्चों नु प्लीज मेरे बच्चों नु इथों इंडिया तो काट दो। मैं बार बार उनको बोलती प्लीज गुरुजी मेरे बच्चों नु इथों काट दो, मैं उन्होंने इत्थे इंडिया च नहीं रहन देना चाहती। तो गुरुजी हमेशा की तरह वही बोलते थे कि हाँ मैं सब करांगा, मैं सब करांगा, तू पूछया ना। फिर मैंने पूछना कब करोगे, तो उन्होंने कहना कि ना पूछया ना कर, मैं सब करांगा। तो उसी तरीके से जब गुरुजी ने हमें बोला कि कनाडा की पीआर फाइल करने के लिए, तो मेरे अंकल का ये था कुछ भी हो जाए मैं दुनिया में कहीं पे भी रह लूंगा, बट मैं कनाडा नहीं रहूंगा, बिकॉज वहां इतनी ठंड होती है, मैं वहां नहीं रह सकता। पर गुरुजी वाज लाइक फाइल द पेपर्स फॉर कनाडा पीआर। तो अब महाराज के हुक्म को तो हम कर नहीं सकते, तो वो अंकल ने ना चाहते हुए भी वो पीआर के पेपर्स फाइल करे। सब कुछ हुआ, और पीआर के पेपर्स फाइल होने के बाद क्या हुआ कि मेरी और मेरे अंकल की फिर भी लड़ाई होती रही, बिकॉज ही वॉज लाइक कि मेरा काम है यहाँ पे, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपना काम छोड़ के नहीं जाना, और मैं अभी मसा मसा सब चीजें ठीक होने को हुई हैं, अब तुम कनाडा जाने की बात करोगे या कहीं पे भी, तो मैं नहीं कर सकता। तुम क्यों गुरुजी को बार बार ये बात बोलते हो, नहीं अच्छी बात नहीं है ये, मैं नहीं करूंगा। तो खैर, बट मुझसे ज्यादा शायद गुरुजी को पता है, इसीलिए उन्होंने जो है कि मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट डाली हुई थी कि नहीं बच्चों को निकालना है यहाँ से। खैर एनीवेज पेपर्स फाइल हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने मेडिकल के लिए पेपर्स आए वहां से, एम्बेसी से। तो मेरे अंकल वाज लाइक कुछ भी हो जाए मैं तो ये करूंगा ही नहीं, और मैं मेडिकल नहीं कराऊंगा, मुझे नहीं करना। और उन्होंने बस वो पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब और बहुत लड़ाई हुई, और फिर उस दिन मैंने, फिर बहुत लड़ाई के बाद मैंने इनको बोला, इनकी तबीयत भी बड़ी खराब हुई, तो मैंने आई जस्ट गिव अप। मैंने बोला ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गुरुजी को भी नहीं कुछ बोलूंगी, आप जो है ना लड़ाई नहीं करनी, तबीयत नहीं खराब करनी, ठीक है नहीं करते, फॉरगेट इट। और इन्होंने वो पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए।
तो थोड़े दिनों बाद मुझे ऐसे हम लोग इधर सिंगापुर गए, और सिंगापुर से जब हम वापस आ रहे थे तो आई वाज लाइक कि गुरुजी, बच्चियां नु ते मन में सोच रही थी कि बच्चों को तो यहाँ से निकालना बहुत जरूरी था इंडिया से। आई डोंट नो, बट मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने आपकी कसम खाई है संजीव जी से कि मैं इसके बारे में अब कोई बात नहीं करूंगी, तो मैं आपकी कसम भी नहीं तोड़ूंगी। बट ये जरूरत है बच्चों की, वो फॉर ऑल रीजंस यू नो। बट ठीक है, कोई भी है, जो भी है, जैसे भी है। अब जब हम सिंगापुर से घर आए तो इन्होंने मेरे को बोला कि तुम अगले दिन सुबह कि तुम चाय प्रसाद बनाओ और मैं जरा अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं देखूं थोड़ा ईमेल्स वगैरह। तो मैं चाय प्रसाद बना के भोग लगा के जब इनके पास प्रसाद लेके गई तो ये सिर पे हाथ रख के बैठे हुए। मैंने बोला क्या हो गया? कह रहे हैं इतनी सारी ईमेल्स आई हुई हैं और इसकी एम्बेसी से, और वो बार बार उसमें, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अपने पेपर्स क्यों नहीं जमा करा रहे हो, तो मेडिकल फॉर्म्स मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि फिर इसमें क्या है, अब आप, हमने तो अब इस बारे में बात ही नहीं करनी, भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं। तो ही सेड कि आई डोंट नो ये कहाँ से नया शुरू हो गया। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि हर रोज 11 बजे के करीब, मतलब एवरी सेकेंड डे 11 बजे के करीब हमारे लैंडलाइन पे फोन आने शुरू हो गए एम्बेसी से। एंड दे केप्ट ऑन, द सेम लेडी, शी केप्ट ऑन टेलिंग मी कि आपके मेडिकल फॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप अपने मेडिकल फॉर्म्स भर के दो। मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड है नहीं, झूठ पे झूठ बोल रही थी, मेरे हस्बैंड है नहीं यहाँ पे, वो यूएस गए हुए हैं। फिर उसने दूसरे दिन फिर फोन करना, आप उनसे बात करो, ये करो। खैर शी केप्ट ऑन टॉकिंग टू मी एंड रिपीटेडली शी वाज टेलिंग मी आपको समझ नहीं आ रही है कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, ये बहुत गलत है आपके लिए, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं मन में सोचू यार मैं तुझे क्या समझाऊं। खैर 10-12 दिन बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है, ये हर दूसरे दिन फोन आता है, मैं तो उसको थक गई उसको जवाब देते देते। और उसी वक्त फोन बजा और इन्होंने बाई चांस उठा लिया, और जब संजीव जी ने उठाया और सामने से वही लेडी एंड इनको बोल रही है कि मिस्टर मैनी आप आ गए यूएस से, ये है वो है, अब आप मुझे बताओ कि आप मेडिकल फॉर्म्स कब भेज रहे हो। तो इन्होंने बोला कि बट मुझे तो वो करना ही नहीं है ना, मुझे नहीं जाना, मुझे आगे ये प्रोसेस नहीं करना। तो शी सेड कि आपको समझ नहीं आ रही है, मैंने आपकी मिसेस को भी बताया वही सारी बातें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी चाहिए, नॉट मेनी पीपल गेट इट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट। तो कर करा के उसने 15 मिनट इनके साथ लगाए एंड ही सेड कि अच्छा ठीक है, बट मैंने, मेरे तो ना पेपर्स लूज हो गए, मैं आई जस्ट लॉस्ट देम, आई डोंट नो कहाँ है। तो शी सेड ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको नए फॉर्म्स भेज रही हूँ। और उन्होंने अगले दिन हमारे पास कोरियर से नए फॉर्म्स भी आ गए मेडिकल के। तब अंकल को ये समझ आई कि ओके ये तो गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग चल रही है, हर चीज के लिए हर मिनट हम गुरुजी को तंग नहीं कर सकते, बट जो चीज इतनी हो रही है वो इस इट मीन्स कि गुरुजी ही चाह रहे हैं ये करना। तो फिर हम जब वहां गए, हम फिर मेडिकल के लिए गए, हमने अपने मेडिकल के चेकअप्स करवाए। जब हम मेडिकल के चेकअप्स करवा रहे थे तो वहीं पर पुरानी संगत है सीमा मेहरा आंटी, वो हमें मिले वहां पर एंड वो अपने कुछ वैसे चेकअप्स के लिए आए हुए थे। बट दिस इज लाइक गुरुजी शोज यू कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। वो जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मेरी मर्जी से हो रहा है, चाहे वो गुरुजी के रहते हुए फिजिकल फॉर्म में, चाहे वो आज या आने वाले वक्त में। युग आगे चले जाएंगे बट गुरु महाराज की कृपा और उनका उस कृपा से आपको कनेक्ट करने का तरीका वो ही रहेगा। सिर्फ आप अपने आप को माइंड से फ्री रखिए, पॉजिटिविटी रखिए माइंड में, इतना अपने अंदर अपने प्रभु के लिए जुनून रखिए कि आप उनकी इंडिकेशंस को समझ सको कि हाँ ये चीज, हर स्टेप इतना धीरे धीरे उठाइए कि आप उनके किसी सिग्नल को मिस ना करें। हेस्ट में मत रहना कभी भी लाइफ में, गुरुजी के साथ हेस्ट नहीं होती, बिल्कुल पेशेंस के साथ चलना। तो वहां जब आंटी को देखा तो दैट वाज अनदर इंडिकेशन। इवन मेरे अंकल को भी समझ आने लग गई कि ओके गुरुजी की ही इच्छा से ये सब हो रहा है।
और फिर वो जो है वहां पर सारे मेडिकल फॉर्म्स हुए, सब कुछ हुआ। फिर एक दिन उन्होंने हमें फोन किया कि आपके सारे मेडिकल फॉर्म्स आ गए, सब कुछ हो गया, अब आप ऐसा करो अपने पासपोर्ट्स लेकर और इसको स्टैंपिंग के लिए दे जाओ। सो जब हम वहां गए एम्बेसी में, तो वो लेडी आई और उन्होंने हमसे हमारे पासपोर्ट लिए चारों के। तो जब वो बोली तो मैंने बोला आप वही हैं कि जो हमें फोन कर रही थी? तो शी सेड कि यस, मैं ही आपको फोन कर रही थी। तो मैंने बोला आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि व्हाट वाज द रीजन, क्यों आप हमें बार बार फोन कर रहे थे? ऐसी क्या बात है? वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल, हमारा कोई वो नहीं है। और मेरे अंकल ने भी बोला कि मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था, आपने मुझे इतना उस दिन फोर्स करा और पिछले 15 दिन से आप लगे हुए हो, 20 दिन से। तो शी सेड कि यस यू आर राइट, ये किसी भी एम्बेसी की प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी एक क्लाइंट की फाइल हर रोज एक ही टेबल पे आए। कभी भी ऐसा नहीं होता। वो हर फर्स्ट या सेकंड डे या जो भी उसका रोटेशन का डे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स के पास जाती है। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन योर फाइल वाज कमिंग एवरी time to my table, and there was some divine power who was telling me कि call them. तो जब उसने भी यही बात बोली डिवाइन पावर की, तो हमारा दिमाग वही अपने वकील के उस पे गया कि हमारे एडवोकेट ने भी हमें यही बोला था कि कोई एक डिवाइन पावर है जो मेरे साथ साथ चल रही है, मेरे अंदर अमृत फ्लो करता है। मैं जैन होकर भी मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं किया। तो वही चीज हमारे को समझ आई कि ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी मतलब इतना वो कर रहे हैं, कहते हैं ना कि अपना इतना आशीर्वाद दे रहे हैं और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो खैर उन्होंने फिर हमें वो सारे पे अपना पासपोर्ट वगैरह हमारे स्टैम्प होके आ गए। आके भी अंकल ने वो स्टैम्प पेपर वो पासपोर्ट्स जो है लॉकर में बंद कर दिए कि ठीक है सब आ गया है गुरुजी के आशीर्वाद से, बट हम कहीं नहीं जा रहे मोनिका, हम यही रहेंगे, मैं काम नहीं छोड़ के जा सकता। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने तो आर्ग्यू नहीं करना किसी चीज में, जो है गुरु महाराज की कृपा है, अपने आप वो उनको पता होगा। उसके बाद जब हमारे बेटे को प्रॉब्लम हुई तो हमने उसको इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स हो गए थे। आई डोंट नो कैसे हो गए, क्यों हो गए, हमें नहीं समझ आया, क्योंकि हम तो कोई फालतू इधर उधर खाना पीना कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफस्टाइल के। बट आई डोंट नो, जो भी है गुरुजी को पता है कि उसके कौन से कर्माज उन्होंने काटने हैं, या क्योंकि हर सोल का अपना जर्नी है, अपना कनेक्शन है। तो जब उसको वो अल्सर्स हुए, हमने उसको हर जगह दिखाया, मतलब हम 8-9 महीने हमारी वो हालत थी कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि एवरी डे यू आर सीइंग योर चाइल्ड इन पेन, और पेन के अलावा उसके और भी बहुत डिफिकल्ट सिम्टम्स होते हैं, वो सब चीजें हम फेस कर रहे थे। और यही नहीं समझ आ रही थी, बस गुरु महाराज को यही अरदास कर रहे थे कि इसका कुछ इलाज बताओ, इसका कुछ इलाज बताओ। तो करते करते मतलब सारे हॉस्पिटल्स, आप मेदांता ले लो, आप फोर्टिस ले लो, मैक्स ले लो, बॉम्बे की जो हॉस्पिटल्स है वहां पे भी लेके गए, फिर पूना लेके गए, पता नहीं कहाँ कहाँ, हमने 8-9 महीने बड़े धक्के खाए, आयुर्वेद होम्योपैथ कुछ नहीं छोड़ा। तो एक दिन फिर हमारे को वेदांता की एक डॉक्टर है, उन्होंने हमें बोला, जो इसको फर्स्ट डे से देख रही थी, तो उन्होंने हमें बोला कि अब देखो ऐसा है, ये तो केस हो नहीं सकता। और उन्होंने इसको पिछले 8 महीने से स्टेरॉइड्स पे डाला हुआ था, विच वाज लाइक यू नो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। इतने से बच्चे को 8-9 साल के बच्चे को स्टेरॉइड्स पे डाला हुआ है। तो वो भी एक हमारा कंसर्न था कि क्या करें क्या करें। बट जब महाराज की कृपा होनी है तभी होनी है। तो उन्होंने फिर हमें, डॉक्टर ने बोला कि हमें इसका ऐसे ऐसे ये करना है, इसकी कोई सर्जरी उन्होंने एडवाइस करी कि ऐसे करें वैसे करें। हमने बोला नहीं, हम जो आप कह रहे हो हम ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मेरे अंकल ने एक बात बोली कि क्या दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस प्रॉब्लम का इलाज हो सके? तो इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट, पूरी दुनिया में अगर इस चीज का बच्चों के लिए इलाज है, श्योर शॉर्ट इलाज है, तो वो है
कनाडा में सिक किड्स हॉस्पिटल। तो हम एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दो बेवकूफ बैठे अपना सिर पीट रहे हो कि ये हम महाराज की कृपा समझ नहीं रहे थे और उन्होंने तो पहले ही झोली में डाली हुई है। तो उन्होंने एकदम से फिर अपने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर नीलम, हमारे पास तो कनाडा की पीआर है। तो शी सेड कि यू नो व्हाट, इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप प्रॉब्लम में हो बट आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नहीं तो पहली बात तो आपको वीजा मिलने, आपको डॉक्टर्स को अटैच कराना, ये एज ए इंटरनेशनल पेशेंट इसी में 4 5 6 महीने लग जाएंगे। बट आपके पास ऑलरेडी पीआर है, आप उनके पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी हो, तो आप तो कल के कल जाओ और सीधा इसको वहां सिक किड्स हॉस्पिटल में ले जाओ और इसका तो इलाज इमीडिएट शुरू हो जाएगा। सो इट वाज सच अ बिग ब्लेसिंग कि भगवान गुरुजी आपसे हम मांगते भी हैं, आप देते भी हो और हमें फिर भी समझ नहीं आती है। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपने अपनी प्लानिंग में ऑलरेडी रखी हुई होती हैं। सो हम अगले ही दिन हमने फिर टिकट्स कराई। 2 3 दिन बाद की जब हमारे को टिकट मिली, वी केम हेयर टू कनाडा। कनाडा आके हम इसको वेरी नेक्स्ट डे सिक किड्स हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके गए। जाते ही 2 घंटे के अंदर ये बच्चा जो है गुरुजी के आशीर्वाद से, जो वर्ल्ड लेवल की टॉप मोस्ट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डॉक्टर हैं, डॉक्टर एने ग्रिफिथ्स, ये उनके अंडर आया। वो भी एक मिरेकल है बिकॉज वो पेशेंट्स लेती ही नहीं है। बट महाराज की कृपा जब होती है तो वो हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो वो उसके अंडर आया और उसके बाद ये गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने इसको 3 4 महीने में कंट्रोल किया, इसको सारे स्टेरॉइड से बाहर लाए, इसकी बॉडी को क्लीन किया, सब कुछ किया। और फिर मेडिसिन मेडिसिन का ये है कि जब गुरुजी चाहते हैं तभी वो मेडिसिन भी काम करती है, चाहे वो पानी में होम्योपैथ मिला के दो या वो कोई भी मेडिसिन हो, वो मेडिसिन भी तब काम करती है जब महाराज की कृपा होती है। तो वो सब करते करते फिर उन्होंने जब गुरुजी के आशीर्वाद से जब उन्होंने मेडिसिन दी, वो मेडिसिन भी इसको सूट कर गई। और अभी मैं पीछे इंडिया गई थी कोई 1 1.5 महीना पहले, तो आई हैपन टू मीट वन ऑफ अ वेरी सीनियर डॉक्टर्स देयर एट फोर्टिस। तो उन्होंने बात करते करते मेरे को बोला कि मोनिका, प्रांशु कैसा है? तो आई वाज लाइक ही इज वेरी मच फाइन, एवरीथिंग इज गुड, टचवुड, कोई इश्यूज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक वर्ड बोला कि जो मेडिसिन उसको आज से 8 9 साल पहले वहां पर कनाडा में दी गई थी, वो आज भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज गुरुजी, दिस इज गुरुजी। मैं तो किस कारण अपने दुखों से दुख होके अपने बच्चों को वहां से निकालना चाह रही थी, बट गुरुजी को तो पता है कि उन्होंने तो जीवन दान देना था। हम चीजें सिलेक्ट करने में लग जाते हैं, हम अपनी प्रेफरेंसेस बोलते हैं, बट महाराज को पता है कि उन्होंने किस जगह पे जाके किस सोल को किस टाइम पे ब्लेस करना है। सो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनका तो खैर जो मैं और मेरे अंकल मानते हैं और वही दोनों बच्चे मानते हैं कि हम अगर अपनी खाल भी उधेड़ के अपने महाराज के चरणों में लगा देंगे तो वो भी बहुत कम है, वो कबूल कर लें तो भी बहुत है, हम वो भी नहीं कर सकते। ये चीजें ऐसी हैं लाइफ की जिनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले संगत जो है उनके लिए ये एक कनेक्शन का एक जरिया बन सके। जैसे मुझे एक संगत ने यहाँ पे बोला, कनाडा में, उन्होंने बोला आंटी जब आप सत्संग करते हो ना, तो स्पेशली जो संगत गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म में उनके साथ रह चुकी है, जब आप लोग सत्संग करते हो ना तो हमारे को ना एक होप मिलती है। तो वो होप हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब उनका ठीक हो सकता है, इनका ठीक हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो संगत जी, मैं आप सबसे बस यही कहूंगी कि
अपने मन में अपने गुरु का मंदिर बनाइए, दिल से उनके साथ जुड़िए। बहुत प्यार देते हैं गुरु जी, और गिनतियां मत करिए कि उसको ये मिल गया मुझको ये नहीं मिला। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना पाथ है, सबकी अपनी कनेक्टिविटी है। सब कुछ देते हैं गुरु महाराज जो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल भी नेम और फेम की गेम में बिल्कुल मत पड़ना कि मुझे नाम चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मेरे को फेमस होना है। नहीं, गुरु महाराज के दरबार में आके इन सब चीजों का कोई काम नहीं है। बिल्कुल अपने आप को इन चीजों से, नॉट इवन संगत, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस, हर चीज में इन फेम और नेम की गेम से दूर रहना। जो कर सको अच्छा करो, प्यार से करो। अरे अपने बुरे वक्त को कभी मत भुलाना, क्योंकि वो बुरा वक्त जो आया महाराज, तभी तो आप गुरु जी के पास आए। अगर वो नहीं आया होता तो आप गुरु जी के पास नहीं होते, तो वो कृपा आप नहीं देख पाते। और जब आप परमात्मा के दरबार में हो, साक्षात शिव के दरबार में हो, तो इससे लकी और क्या है। और उन प्रॉब्लम्स को इसलिए भी नहीं भूलना कि उन लोगों को भी याद रखना जो गुरुजी ने मुझे बोला था। कि मैंने बोला कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो गुरुजी बाद में कभी लाइफ में फिर आना चाहें पास में, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं तेनू एक बारी कड्डांगा, मैं तेनू 2 बारी कड्डांगा, मैं तेनू 3 बारी कड्डांगा, उस तो बाद मैं तेनू छड़ दांगा। मीन्स उनका ये कहने का मतलब था कि मैं तेरे को, जो लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जो तेरे बिल्कुल नहीं बने, मैंने तेरे को उस गर्द में से निकाला, उस कीचड़ में से निकाला। अगर तू मेरी कृपा मिलने के बाद फिर उनके ढकोसलों में आएगी, या मतलब अंकल के लिए भी, या वो आएंगे, तो मैं तुम्हें एक बारी उसमें से निकाल दूंगा, 2 बारी उनसे फिर छुड़ा दूंगा, 3 बारी फिर छुड़ा दूंगा। बट अगर बार बार मुड़ मुड़ के तुम उसी गंदगी में जाओगे, मैं तुम्हारे को नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो लाइफ में कभी भी पॉइंट नहीं आने देना कि जब महाराज हमें छोड़ दें। आप अपना अच्छा करो, अपने सारे फर्ज करो, बट नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहो। सिर्फ गुरु जी की कृपा पे अपना ध्यान दो। कुछ भी बड़ा नहीं है इस लाइफ में, कुछ भी बड़ा नहीं है। क्योंकि जब हम इन चीजों में उलझ जाते हैं तो महाराज को बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया, ये फिर उन्हीं चक्रों में पड़ा हुआ है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उनको अपने मन मंदिर में बसा के रखो। बड़े मंदिर जाते रहिए, कीप चार्जिंग योरसेल्फ, कीप चार्जिंग योर सोल। उससे बड़ा स्थान इस दुनिया में कितने भी जगह कुछ भी बन जाए, बट जो हमारा बड़ा मंदिर है वो हमारा बड़ा मंदिर ही है। वो हमारा ऐसा स्थान है जो हमारी पता नहीं कितने युगों की तड़पी हुई रूहों को शांत करता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। महाराज, आपने ये शक्ति दी, आपने ये हिम्मत दी, आप ही की दिए हुए सत्संग है, आप ही का दिया हुआ जीवन है। सब पर महाराज कृपा बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।